हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दृष्टि में, जो दे आपको सफलता की एक नई दृष्टि। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें करने वाले हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, यदि चाहिए आपको इसकी पीडीएफ तो पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन की तरफ, जिसमें हम करने वाले हैं पर्यावरण से रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो सबसे पहले हम दिवस और थीम करने वाले हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। इसकी थीम है इस वर्ष 2022 की। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? शौचालयों का महत्व, यानी वैल्यूइंग टॉयलेट। क्या है? वैल्यूइंग टॉयलेट। अब बात करते हैं विश्व वन्य जीव दिवस की, जो कि 3 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना। हमारा अगला दिवस है विश्व ओजोन दिवस, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। कैसा रखना है? ठंडा रखना है। अगला दिवस है विश्व पृथ्वी दिवस, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है? पृथ्वी के लिए निवेश करें, इन्वेस्ट इन अवर अर्थ, इन्वेस्ट इन अवर अर्थ। अब बात करते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस की। तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अब बात करते हैं विश्व जल दिवस की, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और इसकी थीम क्या है? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। नेक्स्ट फैक्ट क्या है हमारा? भारत में सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी स्थापित की गई। कहाँ स्थापित की गई? कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में स्थापित की गई। अब बात करते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जल प्रपात जल प्राप्त करता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जल प्राप्त करता है। कहाँ से करता है? रामगंगा नदी से। हाल ही में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल गया है। क्या हो गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं चिनार वन्य जीव विहार अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो केरल राज्य में अवस्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। हरी की आर्द्रभूमि पंजाब प्रांत में स्थित है। तो वह किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ब्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित है। ध्यान देने योग्य बात है कि 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है। प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होने वाली ऊर्जा कहलाती है। क्या कैसी ऊर्जा कहलाती है? नवीकरणीय ऊर्जा। अब बात करते हैं कि ऊर्जा का वह रूप जो ना तो प्रदूषण कारक है और ना ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है? ऐसी ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। पौधों के वे उत्पाद जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ऐसे जीवाश्म? तो वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। एक बार इनका प्रयोग करने के पश्चात इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने के खतरे को ही ऊर्जा संकट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा संकट कहा जाता है इनके समाप्त होने के खतरे को। बात करते हैं विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने स्वीकृत किया है। कहाँ स्थित है? कोच्चि में स्थित है, जो कि केरल में है। बात करते हैं वर्ष 2018 में पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था। कौन सा बना था? दीव। कौन सा बना था? दीव। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा
ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य मिश्रण के रूपांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोमास गैसीकरण। क्या कहलाता है? बायोमास गैसीकरण। नेक्स्ट फैक्ट है, तेज ध्वनि को वातावरण में इसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाए बिना उत्पन्न करना कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण। क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनि। नेक्स्ट फैक्ट है, अधिक तीव्रता वाली ध्वनि का नाम है। क्या है नाम? शोर। जब जरूरत से ज्यादा ध्वनि की जाए, बहुत तेज, तो उसे शोर कहते हैं, उसे ध्वनि नहीं कहेंगे, आवाज नहीं कहेंगे, उसे शोर कहेंगे। बात करते हैं, ध्वनि का मापन किया जाता है। किस में किया जाता है? वह कौन सी इकाई है? तो वह डेसिबल है। डेसिबल में ध्वनि का मापन किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, तो प्लास्टिक का थैला एक थर्मोप्लास्टिक है जिसे प्राप्त किया जाता है। तो कैसे प्राप्त किया जाता है? उसे एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। किसके बहुलीकरण से? एथिलीन के। एथिलीन के। नेक्स्ट फैक्ट है, प्लास्टिक, लोहा, सीसा अक्षयकारी प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, पॉलीथीन एथिलीन का पॉलीमर होता है। क्या होता है? पॉलीथीन एथिलीन का पॉलीमर होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्रभूमि तथा दीमक स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? मीथेन के। मीथेन गैस के स्रोत हैं, इनसे मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट फैक्ट है, वैश्विक ऊर्जा के फलस्वरूप जिसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है, वे हैं। क्या है? चक्रवात तथा तूफान। इनको चक्रवात तथा तूफान कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना। क्या है? पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। यह सुझाया था किसने? मिलुटिन। किसने सुझाया था? मिलुटिन मिलानकोविच ने। किसने? मिलुटिन मिलानकोविच ने सुझाया था। नेक्स्ट फैक्ट है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो लागू हुई। कब लागू हुई? 21 मार्च 1994 को लागू हुई। कब हुई? 21 मार्च 1994 को। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, ऐसा पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? मिश्रण। कोई भी वस्तु हो या पदार्थ हो, दो या तीन से अधिक मिलाया जाए तो उसे मिश्रण ही कहेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। यह पहल प्रवर्तित की गई। किसके द्वारा की गई? UNFCCC द्वारा। किसके द्वारा? UNFCCC द्वारा। नेक्स्ट फैक्ट है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया। कब जारी किया गया? 17 अक्टूबर 2014 को। कब किया गया? 17 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट फैक्ट है, यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ाने के लिए, स्तर बताने के लिए कार्य करता है। किसके लिए? वायु प्रदूषण का स्तर बताने के लिए कार्य करता है। यह कैसे बताता है? एक संख्या, एक रंग, एक विवरण, वन नंबर, वन कलर, वन डिस्क्रिप्शन के रूप में यह बताता है। नेक्स्ट फैक्ट है, PM 2.5, PM 10, SO2 और NO2 जिस शहर में वायु प्रदूषण के स्तर, जिस शहर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण है, वह है कौन सा है? दिल्ली। वह दिल्ली शहर है जो कि हमारी राजधानी शहर है। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन मुख्यालय, जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन मुख्यतः जिन कारणों पर केंद्रित करता है वे हैं, कौन से हैं? मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लूओरोकार्बन। क्या है? मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लूओरोकार्बन।
नेक्स्ट फैक्ट है वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वायु BAYU प्रणाली का शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया? तो यह दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? दिल्ली में। ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है, किससे? 2 माइक्रोन से कम होता है, वे वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते। किसके द्वारा? वर्षा के द्वारा। वर्षा के द्वारा स्वच्छ नहीं किए जा सकते। वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषण। वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिल जाते हैं वह प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा CO, CO2, SO2 इत्यादि प्रदूषक उदाहरण हैं। किसके? प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क, जिसमें गर्म पानी का फव्वारा है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा पौधे की वृद्धि में सहायक होता है, वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। क्या करती है? जल चक्र। बिना जल के ना तो पौधों में वृद्धि होगी और ना ही वर्षा की मात्रा का निर्धारण होगा। किसके? जल चक्र के बिना। हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जल चक्र। बात करते हैं वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? कार्बन चक्र। क्या बनाए रखता है? कार्बन चक्र यह मात्रा बनाए रखता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं सहायक? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वनों का एक अन्य नाम है, किस दूसरे नाम से वनों को जाना जाता है? हरे फेफड़े। हरे फेफड़े, हरे फेफड़े के नाम से वनों को जाना जाता है। मूल रोम की कोसा भित्ति मुख्यतया बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज से। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा मूल रोमों के मृदा से चिपके रहने का कारण है। क्या कारण है? पैक्टिन। पैक्टिन कारण है मूल रोमों से मृदा के चिपके रहने का कारण। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा मूल रोमों की कोशिका भित्ति कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? पारगम्य कला की तरह। कैसे? पारगम्य कला की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट फैक्ट है समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। कैसे किया जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, तो ओजोन परत की मोटाई सबसे ज्यादा रहती है। कब रहती है? तो बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा मोटाई रहती है ओजोन परत की। ओजोन परत को मापा जाता है, तो वह कौन सी इकाई है जिसमें ओजोन परत को मापा जाता है? तो वह इकाई है डॉप्सन। कौन सी इकाई है? डॉप्सन। नेक्स्ट फैक्ट क्या है हमारा? 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 ATM दाब पर शुद्ध ओजोन परत की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 डॉप्सन यूनिट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 डॉप्सन यूनिट के बराबर होती है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिलाकर, क्या है क्वेश्चन हमारा? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। कौन सी गैस है? ओजोन, जिसे O3 भी कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य के परावैंगनिक विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, जबकि जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह है। कैसी है? ऊपर तो बचाती है लेकिन निचले वायुमंडल में एक खतरनाक प्रदूषक है यह गैस। कैसी है?
एक खतरनाक प्रदूषक के रूप में जानी जाती है। ओजोन छिद्र के लिए प्रधानतया उत्तरदायी है। कैसी है? ओजोन छिद्र के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस है? CFC। कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर तापमान में कमी होती है। कितनी कमी होती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस की। कितनी कमी होती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। ट्रोपोस्फियर, जिसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं, परत का नामकरण किया था। किसने किया था? टीजरेंस डी बोर्ट ने। किसने? टीजरेंस डी बोर्ट ने क्षोभ मंडल परत का नामकरण किया था। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, ग्रीष्मकाल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि शीतकाल में क्या होता है? यह घट जाती है। ग्रीष्मकाल में तो ऊंचाई बढ़ जाती है, लेकिन शीतकाल में घट जाती है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, समताप मंडल के निचली सतह पर कभी कभी सिरस बादल दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। क्या कहा जाता है? मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट होती है। क्या, कहाँ होती है एकाएक गिरावट? तो यह मध्य मंडल में होता है। कहाँ होता है? मध्य मंडल में ऐसा होता है, जिसे मीजोस्फीयर भी कहते हैं। आयन मंडल में डी परत परावर्तन करती है। क्या करती है? डी परत परावर्तन करती है। उसे क्या कहते हैं? न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का। क्या करती है? न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है आयन मंडल में। केनेली हेविसाइड परत कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ई परत को। ई परत को कहा जाता है केनेली हेविसाइड परत। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, तो आयन मंडल के ई परत में उपस्थित होती है, क्या उपस्थित होता है? ध्रुवीय प्रकाश। क्या होता है? ध्रुवीय प्रकाश उपस्थित होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, तो हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन तथा नियोन नोबेल गैसें हैं। इनमें से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, तो ऐसी कौन सी गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है? तो ऐसी गैस रेडॉन है। कौन सी है? रेडॉन। रेडॉन ऐसी गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण पाया गया है। कहाँ पाया गया है? अंटार्कटिका के ऊपर सबसे ज्यादा छिद्र पाया गया है, मतलब सर्वाधिक निर्माण पाया गया ओजोन छिद्र का। अब बात करते हैं CFC, हेलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथेन, हेलोन इत्यादि गैसें उत्तरदायी हैं। किसकी? तो ओजोन परत की क्षीणता के लिए यह इतनी गैसें उत्तरदायी हैं। CFC, हेलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथेन, हेलोन इत्यादि गैसें उत्तरदायी हैं ओजोन क्षीणता की। अब बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स तथा कार्बन ट्रिक्टोक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं। काय के पदार्थ हैं? ओजोन रिक्तीकरण कारक हैं ये तीनों। किसके हैं? ओजोन रिक्तीकारक हैं ये तीनों पदार्थ। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, तो क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित पदार्थ है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC भी कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग वह करने, जैसे फेजिंग आउट के मुद्दों से संबंधित है। क्या संबंध है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, तो ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अभी हमने इसकी बात की थी, तो कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था। किसने पता लगाया था? तो ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल ने। किसने? ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल ने इसका पता लगाया था ओजोन छिद्र का। रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसे किया जाता है? CFC को। किसे? CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। नेक्स्ट फैक्ट है,
अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था 1992 में संपन्न हुआ। कहाँ पर संपन्न हुआ? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में स्थित है। अब बात करते हैं रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? वैश्विक पर्यावरण सुविधा की। किसकी? वैश्विक पर्यावरण सुविधा की। अब बात करते हैं वैश्विक पर्यावरण सुविधा अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। किसके तहत? यूएनएफसीसीसी के तहत। किसके तहत? यूएनएफसीसी के तहत। अब बात करते हैं धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। क्या है? यह है एजेंडा 21। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। नेक्स्ट फैक्ट है पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। क्या कौन ऐसा क्या चीज है? तो वह है एजेंडा 21। एजेंडा 21 पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो कब, कहाँ लिया गया और कब लिया गया? तो यह स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में 1972 में लिया गया। कब लिया गया? 1972 में, स्टॉकहोम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम को प्रारंभ किया था। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था। क्या था? पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन। क्या था? पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था यह। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो यह 1973 में मनाया गया। वर्ष 1973 में प्रथम बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग में मध्य समझौता हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 2001 को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 2001 को यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ। तो कब लागू हुआ विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू? तो यह 23 मार्च 1950 को लागू हुआ। कब हुआ? 23 मार्च 1950 को। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। क्या है? गैर सरकारी पर्यावरण संगठन जिसे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। कहाँ? एम्स्टर्डम। नेक्स्ट फैक्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया। गठन किया है। किसने किया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। कब किया गया? पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन। नेक्स्ट फैक्ट है जलवायु का सही सूचकांक है। क्या है? प्राकृतिक वनस्पति। पर्यावरण का सही सूचकांक प्राकृतिक वनस्पति है। अब बात करते हैं जल में दलदली भूमि में या तालाब के किनारे पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जलप्रिय पौधे। क्या कहलाते हैं? जलप्रिय पौधे कहलाते हैं, जो जल में दलदली भूमि में या तालाब के किनारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं को दिया जाने वाला प्रमाण पत्र है। क्या है? इको मार्क। इको मार्क जिसका प्रारंभ कब से किया गया? तो 1991 से इसका प्रारंभ किया गया। बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। ग्रीन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन आ डेवलपिंग वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं W.M. एडम्स। कौन है? W.M. एडम्स। ग्रीन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं W.M. एडम्स।
अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है लेखक? एल्सवर्थ हंटिंगटन। कौन है? एल्सवर्थ हंटिंगटन। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है? आवास। हम जहाँ रहते हैं उसे आवास ही तो कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर के आगे बढ़ने पर होता है, क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास। नेक्स्ट फैक्ट है वन, तालाब तथा झील हैं, क्या है? प्राकृतिक परितंत्र हैं। क्या है? प्राकृतिक परितंत्र है वन, तालाब तथा झीलें। नेक्स्ट फैक्ट है मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या है? मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र धान का खेत। क्या है? धान का खेत। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है, क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट फैक्ट है प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण, क्या है? प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करने वाले संगठन कहलाते हैं। संगठक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वपोषित, जो स्वयं का भोजन स्वयं के द्वारा बनाते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं, कौन है? मसानोबु फुकुओका। क्या है? मसानोबु फुकुओका। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। यदि चाहिए आपको PDF तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।